हेलो, सभी को नमस्कार। हमने राजस्थान स्टाम्प एक्ट के जो है स्टाम्प रूल के रूल 12A तक पढ़ाई कर ली थी। अब हम 13 पढ़ रहे हैं। सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स टू बी स्टैम्प्ड विद इम्प्रेस्ड लेबल्स, यानी कुछ निश्चित इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं वो जिन पे इम्प्रेस्ड लेबल लगेगा। जैसे अगर कोई राजस्थान से बाहर का इंस्ट्रूमेंट राजस्थान से बाहर एग्जीक्यूट हुआ है और वो राजस्थान के अंदर आता है तो उसके ऊपर इम्प्रेस्ड लेबल ही लगेगा। केवल सेक्शन 11 और रूल 14 से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे एडहेसिव स्टैंप लग सकती है। बाकी पे जो राजस्थान से बाहर से आते हैं उन पे इम्प्रेस्ड लेबल लगेगा। दूसरा है एनी इंस्ट्रूमेंट एज ए फॉरसेड इज टेकन टू द कलेक्टर अंडर सेक्शन 18(2). The collector, unless he is himself the proper officer, shall send the instrument to the proper officer, remitting the amount of duty paid in respect thereof, and the proper officer shall stamp the instrument in the manner prescribed by Rule 11 and return it to the collector for delivery to the person by whom it was produced। तो यहाँ बताया गया है कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कलेक्टर के पास आया है, अंडर सेक्शन 18(2) में आया है, और अगर कलेक्टर जो है वो प्रॉपर ऑफिसर नहीं है खुद, तो वो प्रॉपर ऑफिसर के पास इंस्ट्रूमेंट को भेजेगा और प्रॉपर ऑफिसर है वो उसके ऊपर स्टैंप करेगा, इंस्ट्रूमेंट को स्टैंप करेगा जैसा कि रूल 11 में प्रेस्क्राइब्ड है वैसे, और फिर वो वापस कलेक्टर को भेजेगा और कलेक्टर वापस उस पर्सन को डिलीवर करेगा जिसके द्वारा ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 है एडहेसिव स्टैंप्स का। एडहेसिव स्टैंप्स कैसे यूज होती है, कैसे नहीं होती है, इसके बारे में है चैप्टर 4। राजस्थान स्टाम्प रूल्स 2004 हम पढ़ रहे हैं। ये राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 के साथ साथ अधिक उनको क्लियर करने के लिए राजस्थान स्टाम्प रूल्स बनाए गए हैं। इसका रूल 14 है यूज ऑफ एडहेसिव स्टैंप्स ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स पर एडहेसिव स्टैंप्स यूज किया जाना अच्छा है। अच्छा होने से तात्पर्य मेरा ये है कि द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स में बी स्टैम्प्ड विद एडहेसिव स्टैंप्स नेमली। तो रूल ये कहता है कि जो निम्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एडहेसिव स्टैंप से स्टैम्प्ड किए जा सकते हैं। मे बी से तात्पर्य है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे इम्प्रेस्ड स्टैंप्स भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन एडहेसिव स्टैंप्स यूज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला है बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड ड्रॉन इन सेट्स व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी डज नॉट एक्सेड 10 नया पैसा, यानी 10 पैसे से ज़्यादा का अमाउंट ना हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज है उस पर एडहेसिव स्टैंप लगाई जा सकती है। ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर ऑफ पब्लिक कंपनीज एंड एसोसिएट्स, कॉपीज ऑफ मैप्स एंड प्लान्स, printed copies and copies or extracts from registers given on printed form when chargeable with duty अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द शेड्यूल ऑफ द एक्ट। जो 22 के एक्ट के तहत जो है चार्जेबल है उस पे एडहेसिव स्टैंप लगेगी। इसके अलावा जो पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस है, इंस्ट्रूमेंट्स चार्जेबल विद ड्यूटी अंडर आर्टिकल 18 के अंडर में जो है वो हैं आर्टिकल 5 और आर्टिकल 40 के अंडर जो शेड्यूल के जो आर्टिकल हैं 5, 18, 40, 22, ये सब जो है इनके ऊपर एडहेसिव स्टैंप लगाना जायज़ रहेगा। इसके अलावा एलओसी है, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन एनी कंपनी, प्रॉमिसरी नोट्स हैं जो कि 250 रुपये से ज़्यादा हों, और इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी अंडर आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के अधीन जो इंस्ट्रूमेंट है वो एडहेसिव स्टैंप से उन पे लगाना उचित रहेगा। आर्टिकल 15 यूज ऑफ एडहेसिव टू मेक अप स्टैंप्स ड्यूटी। Notwithstanding anything contained in these rules, whenever the stamp duty payable in respect of any instrument cannot be paid exactly by reason of the fact that necessary stamps are not in circulation, the amount by which the payment of duty shall on the account be in defect shall be made up by the affixing of adhesive stamps। यहाँ पे इस रूल 15 ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर जो है स्टैंपिंग की कोई सुविधा नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी पेबल है, उसके हिसाब से नेसेसरी स्टैंप्स अवेलेबल नहीं है, तो एडहेसिव स्टैंप्स का यूज किया जा सकता है और स्टाम्प ड्यूटी पे की जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट इंस्टीट्यूट ऑफ सच स्टैंप्स एडहेसिव कोर्ट फी स्टैंप्स शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पज। यहाँ पे गवर्नमेंट अगर कह देती है कि कोर्ट फी वाली स्टैंप्स भी यूज कर लो तो वो भी की जा सकती हैं। 16 सप्लाई ऑफ डेफिशिएंट ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। व्हेन एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन ए कंपनी और एसोसिएशन इज written on a sheet of paper on which a stamp of the paper value is engraved or embossed, and the value of stamp so engraved or embossed is subsequently in
consequence of a rise in the value of such shares found to fall short of the amount of duty chargeable in respect of such transfer. One or more adhesive stamps bearing the words share transfer may be used to make up the amount required. तो ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के संबंध में किस तरह से स्टेप्स यूज करी जाएंगी उसके बारे में इसमें 16 में बताया गया है। रूल 16 है सप्लाई फॉर डिफिशिएंट ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। इनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स और वकील स्पेशल 17 में है स्पेशल एडहेसिव स्टैम्प्स टू बी यूज्ड इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में विशेष एडहेसिव स्टैम्प्स ही यूज करनी है, इनको हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 17 नंबर देखते हैं। व्हेन एडहेसिव स्टैम्प्स आर यूज्ड इन टू इंडिकेट द ड्यूटी चार्जेबल ऑन एंट्री एज एन एडवोकेट और वकील ऑन द रोल ऑफ द हाई कोर्ट, सच स्टैम्प्स शैल बी affixed अंडर द superintendent of stamps or other officer appointed in this behalf by the government and account to him for it. Such gazetted officer shall, after affixing the stamp, write on the face of it his usual signature with the date thereof। यानी कोई भी एडवोकेट या वकील है जो हाई कोर्ट में अगर वो प्रस्तुत हो रहा है तो वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प्स जो है वो स्टैम्प करेगा उसकी इस प्रकार के अपॉइंटमेंट को और अपने खुद के साइन उस लेवल पे करेगा। अब 18 नंबर पे आता है तो हम देख रहे हैं कि जो द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन स्टैम्प्ड विद एडहेसिव स्टैम्प्स शैल बी स्टैम्प्ड विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ सच स्टैम्प्स। पहला बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक हैंड, प्रोमिसरी नोट्स ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया। यानी भारत से बाहर के जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, प्रोमिसरी नोट्स हैं, भारत से बाहर ड्रा किए गए हैं तो उनके ऊपर फॉरेन बिल लिखा जाएगा और विद ड्यूटी ऑफ मोर देन ₹1 विद स्टैम्प बीरिंग द वर्ड, शब्द लिखे होंगे उस पर फॉरेन बिल। और शेयर ट्रांसफर वाले पे क्या लिखा होगा, शेयर ट्रांसफर शब्द लिखा होगा। और वकील और उनके लिए होगा क्या होगा, एडवोकेट और वकील शब्द लिखा होगा। नोटेरियल एक्ट्स के लिए जो स्टाम्प्स यूज करे जाएंगे उन पे नोटेरियल लिखा होगा। कॉपीज ऑफ मैप्स और प्लान्स प्रिंटेड copies and copies of extracts from registers given on printed forms certified to be true copies with court fee stamped over printed with the word copy। यानी अगर कॉपी ली जा रही है तो उसके ऊपर कॉपी लिखा होगा। तो इस प्रकार से जो एडहेसिव स्टैम्प्स लिखेंगे उनके ऊपर फॉरेन बिल, शेयर ट्रांसफर, एडवोकेट और वकील और नोटेरियल या कॉपी या एग्रीमेंट या ब्रोकर्स नोट्स इस प्रकार के शब्द लिख के ही उनको स्टैम्प्ड किया जाएगा। शैल बी स्टैम्प्ड विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ सच स्टैम्प्स। यानी कुछ विशेष प्रकार के एडहेसिव स्टैम्प्स हैं उनको इस प्रकार के शब्द लिख के ही यूज किया जाएगा। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर इंश्योरेंस शब्द लिखा जाएगा। इस प्रकार से हमने दोनों प्रकार की स्टैम्प्स को पढ़ा है। अब अगला चैप्टर आता है सेल ऑफ स्टैम्प्स का। ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन्स टू सेल ऑफ स्टैम्प्स, ये हम पढ़ रहे हैं किसमें, रूल 19 में। फिर उसके बाद में रूल 20 है क्लासेज ऑफ वेंडर्स। यानी वेंडर्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो स्टाम्प वेंडर होते हैं स्टाम्प खरीद के और पब्लिक को स्टाम्प बेचने वाले होते हैं उनको कितने प्रकार के माना गया है। उसके बाद हम 21 नंबर में पढ़ते हैं फिक्सिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइसेंस्ड वेंडर्स फॉर डिफरेंट प्लेसेस। यानी ये रूल 21 बताता है कि मैक्सिमम किसी भी स्थान पे अधिकतम कितने स्टाम्प वेंडर्स हो सकते हैं, ये डिसाइड किया गया इसके अंदर। ड्यूटीज ऑफ एक्स ऑफिशियो वेंडर्स, यानी जो पदेन वेंडर्स हैं, जैसे कि किसी पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर पदेन स्टाम्प वेंडर होता है तो उसका क्या कर्तव्य है। और ड्यूटीज ऑफ लाइसेंस्ड वेंडर है वो रूल 23 में बताया गया है। और लाइसेंस कैसे मिलेगा, किस प्रकार का उसका प्रोसेस होगा, वो रूल 24 में स्टाम्प वेंडर के लाइसेंस के बारे में रूल 24 में बताया गया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, यानी लाइसेंस वापस कैसे लिया जा सकता है, कैसे लाइसेंस वापस हो जाएगा, रूल 25 में बताया गया है। मेथड ऑफ सप्लाई ऑफ स्टाम्प्स टू लाइसेंस वेंडर्स को स्टाम्प सप्लाई कैसे होंगे वो तरीका 26 में बताया गया है। एक्सटेंट ऑफ सप्लाई विदाउट पेमेंट, यानी विदाउट पेमेंट कितने अमाउंट तक का, कितना सीमा तक का सप्लाई किया जा सकता है, रूल 27 में बताया गया है। और रजिस्टर ऑफ एडवांसेज रूल 28 में है। और कितना डिस्काउंट दे सकते हैं वो रूल 29 में बताया गया है। तो रिम्यूनरेशन ऑफ कलेक्टिंग सरचार्ज, सरचार्ज पर क्या रिम्यूनरेशन है। स्टाम्प्स ऑफ डिनोमिनेशन रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड इफ, कितने डिनोमिनेशन के स्टाम्प है वो सप्लाई करना जरूरी है जहाँ तक संभव हो। प्रोसीजर व्हेन स्टाम्प ऑफ रिक्वायर्ड डिनोमिनेशन आर नोट स्टॉक, यानी जो आवश्यक डिनोमिनेशन के अगर स्टाम्प नहीं है तो फिर उसके अंदर क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और रूल 31 में बताया गया है। पर्टिकुलर्स टू बी एंटर्ड इन द इम्प्रेस्ड सीट, इम्प्रेस्ड सीट क्या होती है और उसके अंदर क्या पर्टिकुलर्स एंटर करने हैं रूल 32 में बताया गया है। साइनिंग ऑफ इंडोर्समेंट ऑन द स्टाम्प एंड एंट्रीज इन द रजिस्टर, ये है इन द परचेजर रूल
33 में बताया गया। रजिस्टर ऑफ सेल्स, ये एक रजिस्टर रखा जाता है जब वेंडर होता है वो उसको स्टाम्प्स को बेचता है, तो ये रजिस्टर ऑफ सेल्स है, उसका हर एक 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 कॉलम का डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि उसके अंदर क्या रखना है। रजिस्टर हाउ टू बी मेंटेन एंड देयर डिपॉजिट आफ्टर कंप्लीशन, रजिस्टर को कैसे बनाए रखना है और रजिस्टर अगर भर जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसको कैसे जमा करवाना है, ये रूल 35 में बताया गया है। रूल 36, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ डेली ट्रांजेक्शन्स बाय लाइसेंस्ड वेंडर, यानी लाइसेंस्ड वेंडर हैं वो डेली अपने ट्रांजेक्शन का एक रजिस्टर रखेंगे, रूल 36 में बताया गया है। फॉल्स इंडोर्समेंट और इफेसमेंट प्रोहिबिटेड, यानी जो अगर कोई फॉल्स एंट्री होती है, वेंडर कोई करता है, तो ये 37 के तहत प्रोहिबिटेड है। ओवरचार्ज और डिले प्रोहिबिटेड, ओवरचार्ज करना या डिले करना किसी को स्टाम्प देने में, तो ये प्रोहिबिटेड। डिसकंटिन्यूड स्टाम्प नॉट बी सोल्ड, यानी कोई स्टाम्प अगर डिसकंटिन्यू हो गया है, जो स्टाम्प अब वास्तव में यूजेबल नहीं है, तो उसको अगर बेचता है कोई स्टाम्प वेंडर, तो उसकी मनाही है। अकाउंट्स एटसेट्रा टू बी ओपन टू इंस्पेक्शन, रूल 40 बताता है एवरी वेंडर शैल एलो एनी रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ नायब तहसीलदार और एनी ऑफिशियल ड्यूटी duly authorized in that via by the collector or by the government at any time to inspect his register of sales and to examine his license and the stock of stamps in his पोजीशन, यानी नायब तहसीलदार या उसके उच्च रैंक का कोई भी रेवेन्यू अधिकारी या सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी है, वो स्टाम्प वेंडर के रजिस्टर को चेक कर सकता है, कभी भी किसी भी समय उसका रजिस्टर को, उसकी रेवेन्यू को चेक कर सकता है, उसके लाइसेंस को एग्जामिन कर सकता है। स्टाम्प्स टू बी डिलीवर्ड ऑन डिमांड बाय द कलेक्टर और ऑन रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, कलेक्टर के डिमांड करने पे और लाइसेंस के रिवोकेशन पे स्टाम्प जो है डिलीवर कर दिया जाना चाहिए, रूल 41 बताता है। साइन बोर्ड्स के बारे में रूल 42 में बताया गया है। अनसोल्ड स्टैम्प्स में भी एक्सचेंज्ड, जो स्टैम्प बिके नहीं है उनको एक्सचेंज किया जा सकता है, रूल 43 इसके बारे में बताता है कि जो स्टैम्प्स बिके नहीं है उनका क्या करना है। सप्लाई ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प्स टू बी केप्ट, रेवेन्यू स्टैम्प्स की सप्लाई कैसे रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, रूल 44 बताता है। सेल ऑफ स्टैम्प ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ऑफिस आवर्स के दौरान कैसे लाइसेंस वेंडर्स जो है ऑफिस आवर्स के दौरान बेचेंगे। दे में आल्सो सेल स्टैम्प्स ऑन पब्लिक हॉलीडेज, यानी पब्लिक हॉलीडेज 26 जनवरी 15 अगस्त को भी बेच सकते हैं, ये भी इनको अनुमति है। पेनल्टी फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी ऑफ दीज रूल, इस प्रकार इन सभी रूल्स का तोड़ने की क्या पेनल्टी है, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ लाइसेंस्ड वेंडर, लाइसेंस वेंडर्स की एक लिस्ट होगी, कलेक्टर ऑफिस में रखी जाएगी। एंड सेल बी रिवाइज एनुअली, इन अप्रैल में दोबारा इसकी रिवीजन होगा। इट सेल कंटेन द फॉलोइंग हेडिंग्स, यानी ये जो लाइसेंस वेंडर्स की एक लिस्ट होगी, उसमें डेट ऑफ लाइसेंस, नेम ऑफ लाइसेंस, लाइसेंसी, प्लेस ऑफ वेंड, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, फैनी, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैम्प्स टू बी सोल्ड अंडर द लाइसेंस, रिमार्क्स आदि, ये एक लिस्ट होगी और ये हर साल अप्रैल में रिवाइज होती रहेगी। तो ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये वेंडर्स रहेंगे और किस तरह से ये बेचेंगे। तो हम सबसे पहले अब रूल से शुरू करते हैं, शुरुआती रूल से हम शुरू करते हैं कि कहाँ तक हम चैप्टर इसको 5 से शुरू करते हैं। ओनली ऑथराइज पर्सन टू सेल स्टैम्प्स, सबसे पहले बात यह है कि कोई भी हर व्यक्ति जो है इसको स्टैम्प नहीं बेच सकता, सिर्फ ऑथराइज पर्सन बेच सकते हैं। नो पर्सन हु इज नॉट डुली ऑथराइज्ड इन द मैनर हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड शैल बी एंटाइटल्ड टू सेल स्टैम्प्स, कोई भी हर कोई भी व्यक्ति नहीं बेच सकता है ना, जो लीगल प्रैक्टिशनर है या बैंकर है हु बाइज स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स और यूज इन हिज ओन बिजनेस देम व्हेन ओकेजन रिक्वायर्स टू द डॉक्यूमेंट ही हैज टू ड्रा अप in the course of that business the cost of the stamps being recovered from his client or customer with the rest of his charge, यानी अगर कोई लीगल प्रैक्टिशनर है या बैंकर है वो भी अगर खरीदता है तो उसको अपना क्लैरिफिकेशन देना होगा कि उसने किस प्रकार से अपने बिजनेस में उसको यूज करा है। यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या कॉर्पोरेट कंपनी है वो भी अगर स्टाम्प्स खरीदती है तो अपने बिजनेस के यूज करने की जो है वो किस प्रकार से उसने स्टाम्प्स यूज किए ये क्लियर रखना होगा। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रेवेन्यू स्टाम्प ऑफ 1 रुपी डिनोमिनेशन नो पर्सन शैल परचेज एनी स्टैम्प फ्रॉम और एक्सचेंज एनी स्टैम्प विद एनी पर्सन whom he has reason to believe to be authorized under this rule, यानी कोई भी व्यक्ति ने तो कोई खरीदेगा नहीं बेचेगा, 1 रुपए की रेवेन्यू स्टैम्प है ना वो कोई भी खरीद सकता है और बेच सकता है, उससे ज्यादा का किसी प्रकार का स्टाम्प ने तो कोई ऑथराइज पर्सन के अलावा खरीद बेच नहीं हो सकती। अब है क्लासेज ऑफ वेंडर्स, वेंडर्स कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक पदेन और एक लाइसेंस्ड। एक्स ऑफिशियो वेंडर्स होते हैं, एक लाइसेंस्ड वेंडर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो वो होते हैं जैसे कि किसी जिले में का ट्रेजरर है या उसका असिस्टेंट है वो, या सब ट्रेजरर है तहसील का, या फिर गवर्नमेंट का सैलरीड वेंडर है कोई अपॉइंट किया हुआ सरकार का, या ऑल द ऑफिसर्स इंचार्ज ऑफ पोस्ट ऑफिस के सभी इंचार्ज ऑफिसर जैसे सब पोस्ट मास्टर वो लोग, और या फिर गवर्नमेंट द्वारा कोई भी अपॉइंट किए हुए लोग हैं वो एक्स ऑफिशियो या पदेन वेंडर होते हैं, यानी सरकारी होते हैं और वो वेंडर भी होते हैं।
अब दूसरे उसके बाद आता है द कलेक्टर में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन रूल्स 24 ग्रांट लाइसेंस फॉर वेंडिंग ऑफ स्टैम्प्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। कलेक्टर किसको दे सकता है? एसपीएम, सब पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर को भी लाइसेंस के लिए अनुमति दे सकता है। कलेक्टर जो है सरपंच को भी दे सकता है, यानी गांव का सरपंच है उसको भी स्टाम्प खरीदने बेचने की अनुमति दे सकता है। गांव के स्कूल मास्टर को भी इस चीज़ की अनुमति दी जा सकती है। इन द केस अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रांच और सब पोस्ट मास्टर एंड लाइसेंस ऑफ विलेज। तो ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में ये दो तरह के थे हमने पढ़ा। अब उसके बाद फिक्सिंग मैक्सिमम नंबर, अधिकतम कितने संख्या होगी लाइसेंस वेंडर्स की, ये यहाँ पे फिक्स करना होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइसेंस वेंडर्स फॉर द शेयर ऑफ स्टाम्प्स एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा फिक्स करी जाएगी है, ठीक है, पूरे राजस्थान में। या आईजीआरएस विद द कंकरेंस ऑफ द आईजीआरएस राजस्थान, यानी आईजी के साथ कंकरेंस में प्रत्येक कलेक्टर इसको डिसाइड करेगा कितने स्टाम्प वेंडर होंगे। इन द केस ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस व्हिच आर नोट सच हेडक्वार्टर्स द नंबर ऑफ लाइसेंस टू बी ग्रांटेड शैल बी। टाउन वगैरह में कलेक्टर अपने आप ही कर लेगा, उसमें आईजीआरएस की अनुमति नहीं है। छोटे गाँव के लिए कलेक्टर अपने आप कर लेगा, अदरवाइज बड़े शहरों में जिला मुख्यालयों के लिए कलेक्टर जो है आईजीआरएस की अनुमति से करेगा। ड्यूटीज ऑफ एक्स ऑफिशियो वेंडर्स, पदेन एक्स ऑफिशियो वेंडर्स क्या करेंगे? वो सप्लाई करेंगे स्टाम्प्स और ढंग से करेंगे सप्लाई, नियमानुसार करेंगे। ये उन पदेन वालों का रूल है। एक्स ऑफिशियो वेंडर सेल डायरेक्टली टू पब्लिक को भी डायरेक्ट बेच सकते हैं, है ना। ओनली स्टैम्प्स ऑफ डिनोमिनेशन हायर देन दोज प्रेस्क्राइब्ड इन रूल 23, यानी जो पदेन हैं वो सिर्फ कुछ मतलब उनकी लिमिटेड है बेचने की, यानी रूल 23 में दिया हुआ है कि उससे ज़्यादा के ही बेचेंगे, वो कम की नहीं बेचेंगे अगर वो पब्लिक को बेचेंगे। पदेन वाले जो हैं उनके ऊपर सीमा है कि कितने तक की वो पब्लिक को बेच पाएंगे। ड्यूटीज ऑफ लाइसेंस्ड वेंडर्स, लाइसेंस्ड वेंडर की ड्यूटी है कि पब्लिक को बेचेंगे वो एट सच प्लेसेज एज आर इंडिकेटेड इन देयर लाइसेंस, उनके लाइसेंस में जो जगह दी है वहीं पर बेचेंगे। प्रोवाइडेड दैट द लाइसेंस्ड वेंडर सेल नॉट सेल स्टैम्प ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 फॉर ए सिंगल इंस्ट्रूमेंट, यानी 50,000 से ज़्यादा का एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट के लिए 50,000 से ज़्यादा के लाइसेंस वेंडर है वो नहीं बेचेगा। लाइसेंस जिसने लिया है वो फिर पदेन वाले बेच पाएंगे 50,000 से ज़्यादा का। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड इन अबव प्रोविजन सेल बी ₹1,00,000 फॉर लाइसेंस वेंडर हु इज ऑथराइज्ड टू सेल ई स्टैम्प, ई स्टाम्प वाला 1 लाख तक बेच सकता है। दैट्स वेरी गुड, यानी ई स्टाम्प जो है वो 1 लाख तक की सीमा तक एक इंस्ट्रूमेंट के लिए बेच सकता है, और फिजिकल स्टाम्प वाला तो 50,000 के लिए बेच सकता है, ठीक है। लाइसेंस कैसे मिलेगा? एक एप्लीकेशन दी जाएगी, किसको दी जाएगी? कलेक्टर को दी जाएगी, और उसके साथ में एक इगराज चालान लगा होगा, और 0030 में पैसे जमा। प्रोवाइडेड द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस में आल्सो बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म ए, फॉर्म ए में एप्लीकेशन दे सकते हैं, और रिन्यूअल के लिए फॉर्म AA में दे सकते हैं। इसी रूल्स के अंदर ये फॉर्म दिया होगा, ठीक है। ए लाइसेंस टू बी ग्रांटेड अंडर सब रूल 3 ऑफ रूल 20 शैल बी इन फॉर्म बी, लाइसेंस फॉर्म बी में दिया जाएगा। ए में एप्लीकेशन आएगी तो बी में लाइसेंस दिया जाएगा। ओके, द कलेक्टर बिफोर गेटिंग ए लाइसेंस टू एनी पर्सन शैल इंश्योर, कलेक्टर निश्चित करेगा कि जो लाइसेंस जिसको मैं दे रहा हूँ वो 21 साल से ज़्यादा का हो, और वो बढ़िया चरित्र का हो, और वो 10वीं पास कर चुका हो। 3 शर्तें हैं लाइसेंस की, और उसमें एक और जुड़ा हुआ है कि वो राजस्थान का ही बोनाफाइड रेजिडेंट हो, दैट ही इज द बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। तो 3-4 शर्तें हैं, 21 साल से ज़्यादा का हो, अच्छे करेक्टर का हो, 10वीं पास कर चुका हो, राजस्थान का बोनाफाइड रेजिडेंट हो। तो ये लाइसेंस देने का रूल 24 में नियम दिया गया है, कि रूल 24 में बताया गया है। और एवरी लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इन फॉर्म बी, 1 साल तक एक लाइसेंस वैलिड है, और लाइसेंस की फीस है 500 रुपये। किसी को रिश्वत नहीं दें, आप एप्लीकेशन दें और 500 रुपये में अपना लाइसेंस ले, कोई भी वेंडर रहते। द कलेक्टर में रिन्यू द लाइसेंस फॉर 1 ईयर ऑन पेमेंट ऑफ रिन्यूअल फी ऑफ ₹100, 100 रुपये में रिन्यू हो जाता है। द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शैल बी मेड at least 15 days before the expiry of license and shall be accompanied by a इगराज चालान of having paid the prescribed fee in treasury under head 0030, यानी लाइसेंस रिन्यू कराना है तो एक्सपायरी डेट से 15 दिन पहले अप्लाई कर दो, और चालान बनाओ इगराज 0030 हेड में पैसे जमा कराओ, और एप्लीकेशन दो। AA में रिन्यू होता है, A में लाइसेंस मिलता है, और B की फॉर्म में लाइसेंस आपको प्राप्त होगा। 500 रुपये शुरुआती लाइसेंस के लिए, और बाद में रिन्यू के लिए 100 रुपये। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट क्लॉज बी, इफ एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस इज नॉट मेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, द कलेक्टर में रिन्यू द लाइसेंस और पेमेंट ऑफ फी तो क्लॉज बी अलॉन्ग विद फॉलोइंग लेट फी, नेमली लेट फी से भी दे सकता है वो अगर लेट हो गए। इफ एप्लीकेशन इज सबमिटेड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द लास्ट डे स्पेसिफाइड फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन इक्वल टू द रिन्यूअल फी, अगर 1 महीने के अंदर अंदर वो जैसे लास्ट दिन है उस 15 दिन पहले नहीं अप्लाई करा, और 1 महीने के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया, तो कलेक्टर दे सकता है, उसी फीस के समान जो है कलेक्टर दे सकता है। फिर अगर एप्लीकेशन आगे 2 महीने में अप्लाई करता है, लास्ट डेट से 2 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करता है तो दुगनी फीस से दे सकता है, और 3 महीने के अंदर अप्लाई करता है तो तिगुनी फीस से कलेक्टर की इच्छा है कि वो लाइसेंस दे सकता है। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में रिफंड द फीस
under rule 4A or 4B above, if it decides not to grant or renew the license and a claim for refund is lodged within 3 months from the date on which the rejection order is communicated to the applicant. यानी लाइसेंस की फीस है वो उसके लिए रिफंड भी कर सकता है, कलेक्टर रिफंड भी कर सकता है या लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिफंड कर सकती है, यानी वो लाइसेंस नहीं देती है तो पैसे भी रिफंड हो सकते हैं उसके। इफ ए लाइसेंस लॉस्ट डिस्ट्रॉय डिफेस्ट, यानी लाइसेंस लॉस्ट हो गया, खो गया, खराब हो गया, डीप बदनुमा हो गया या इलिजिबल हो गया, पढ़ने लायक ही नहीं रहा, तो स्टाम्प वेंडर जो है अप्लाई कर देगा फॉर द ग्रांट ऑफ ए डुप्लीकेट लाइसेंस। डुप्लीकेट लाइसेंस की फीस है 5 रुपये, कोर्ट फी है लेबल ऑफ 5 रुपये, और उसको रास्ता चालान बनाना पड़ेगा 5 रुपये का और नया लाइसेंस बन जाएगा। तो लाइसेंस बनाने के लिए फीस है 500 रुपये, रिन्यू कराने के लिए 100 रुपये, डुप्लीकेट लाइसेंस बनाने के लिए 5 रुपये, और फॉर्म ए में नया लाइसेंस बनेगा, फॉर्म डबल ए में रिन्यू का लाइसेंस होगा, और मतलब ये ए और डबल ए में एप्लीकेशन होगी और बी में लाइसेंस मिलेगा। ये सब तरीके हैं। कलेक्टर लाइसेंस देगा, लेट होने पर भी लाइसेंस कलेक्टर दे सकता है। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय द चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी और बाय द कलेक्टर विद द कंकरेंस ऑफ द आईजीआरएस राजस्थान। यानी कोई भी लाइसेंस का रिवोकेशन है वो कौन कर सकता है, वो आईजीआरएस की अनुमति से, आईजीआरएस के कंकरेंस से, अनुमति से नहीं, कंकरेंस से चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी सीसीआरए कर सकता है या आईजीआरएस कर सकता है। मेथड ऑफ सप्लाई ऑफ स्टाम्प्स टू लाइसेंस्ड वेंडर्स, लाइसेंस्ड वेंडर्स को कैसे सप्लाई होगे स्टाम्प। लाइसेंस्ड वेंडर्स सेल ऑब्टेन स्टैम्प्स फ्रॉम एक्स ऑफिशियो वेंडर्स, यानी पदेन वेंडर्स से उनसे प्राप्त करेंगे वो, ठीक है। एट लोकल एंड ब्रांच डिपोट्स, जो लोकल डिपो है, ब्रांच डिपो है, वहाँ से प्राप्त करेंगे। पेमेंट करेंगे वो अपना किसका, वैल्यू ऑफ द स्टाम्प्स एंड अमाउंट सरचार्ज, और जो स्टाम्प पे जो सरचार्ज लेगा उसका पेमेंट करेंगे, और लाइसेंस जो है वो स्टाम्प्स खरीदेंगे। प्रोवाइडेड दैट द पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट में ऑब्टेन स्टैम्प्स एज एन एडवांस विदाउट पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद रूल 27, यानी एडवांस रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ सप्लाई विदाउट पेमेंट, विदाउट पेमेंट तक कितने वैल्यू तक के लाइसेंस वो सप्लाई की जा सकती है। पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई, उसको अगर लाइसेंस मिला है तो वो विदाउट पेमेंट कितना एडवांस, नॉट एक्सीडिंग वैल्यू 1 मंथ पे, 1 महीने की तनख्वाह से ज़्यादा का नहीं ले सकता। यानी वो जो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो लाइसेंस्ड वेंडर है तो अपने 1 महीने की तनख्वाह के बराबर के लाइसेंस है, स्टाम्प पेपर है, वो पदेन वेंडरों से ले सकता है अपने 1 महीने की तनख्वाह के बराबर, विद स्पेशल सैंक्शन ऑफ द आईजीआरएस। अगर उसके अंदर अगर उससे ज़्यादा की है तो वो आईजीआरएस जो है सैंक्शन कर सकता है। ही शैल ऑन रिसीविंग सच एडवांसेज गिव ए रिसिप्ट ऑफ द मनी वैल्यू, तो वो रिसिप्ट भी देनी पड़ेगी कि मेरे को इतना इतना अमाउंट है वो लाइसेंस उसमें स्टाम्प वेंडर के रूप में मिला है, तभी उसको वो स्टाम्प जारी होंगे। व्हेन ही सीजेज टू बी लाइसेंसी ही शैल रिफंड द वैल्यू entered in the receipt either in money or in stamps of any kind which he has been authorized to sell and the receipt shall then be returned। जब वो अगर उसकी लाइसेंस चीज हो जाता है तो फिर वो वापस देगा सारी चीज़ें, उसके बदले में उसको रिसिप्ट वापस मिलेगी। रजिस्टर ऑफ एडवांसेज, एक एडवांसेज का रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें फॉर्म सी में रखा जाएगा, सारी डिटेल्स होगी, और ट्रेजरी ऑफिसर उस पर साइन रखेंगे, यानी जिन जिनको एडवांस दिए गए उसका एक रजिस्टर रखा जाएगा। प्रत्येक मंथ में उसका जो है प्लस माइनस चेक होगा। डिस्काउंट, एवरी लाइसेंस वेंडर और एक्स ऑफिशियो वेंडर हु परचेजेज जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और पेमेंट ऑफ रेडी मनी शैल बी अलाउड फॉलोइंग डिस्काउंट नेमली। ये इस प्रकार से ₹1 से 400 तक 2% डिस्काउंट है, ₹401 से ऊपर तक है 1% डिस्काउंट है। चाहे वो लाइसेंस्ड वेंडर है या एक्स ऑफिशियो वेंडर है, यानी लाइसेंस्ड है या पदेन है, जो जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टाम्प खरीदता है तुरंत, मतलब केस में खरीदता है ना, रेडी मनी यानी केस में खरीदता है, पैसे केस में या मतलब नगद खरीदता है, कहने का मतलब उधार नहीं करता, तो उसको छूट भी देते हैं। अगर स्टाम्प डिनोमिनेशन 1 से 400 रुपये तक का स्टाम्प है तो उसको 2% की डिस्काउंट है, और 401 से ऊपर तक के उस पर 1% की है, तो 1 से 400 2% और 401 से ऊपर 1%। रिन्यूमिनेशन फॉर कलेक्टिंग चार्ज, एवरी लाइसेंस्ड वेंडर हु परचेज नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स फ्रॉम द गवर्नमेंट शैल बी अलाउड 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सरचार्ज डिपॉजिट बाय हिम। यानी उसको कोई भी लाइसेंस्ड वेंडर है वो नॉन जुडिशियल स्टाम्प्स खरीदता है, जैसे 1 लाख के उसने खरीद लिए, तो उसका द्वारा 1 लाख रुपए के स्टाम्प खरीदे, उसमें उसने सरचार्ज भी जमा कराया, जैसे 10,000 सरचार्ज जमा कराया, तो उस 10,000 का 1% उसको रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको मतलब प्रोत्साहन दिया गया है कि कहीं पर डिस्काउंट दिया है, रिम्यूनरेशन दिया गया है। स्टैम्प्स ऑफ द डिनोमिनेशन रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड इफ पॉसिबल अपॉन,
यानी एप्लीकेशन पे जो है जिस भी डिनोमिनेशन के जो स्टैम्प्स मांगे हैं वो अप्लीकेंट को सप्लाई किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए अगर संभव। प्रोसीजर व्हेन स्टैम्प्स ऑफ रिक्वायर्ड डिनोमिनेशन आर नॉट इन स्टॉक, अगर एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड डिनोमिनेशन के स्टैम्प्स नहीं है तो फिर उसका प्रोसीजर 31 में दिया गया है, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट सर्टिफाइड दैट ए सिंगल स्टैम्प ऑफ वैल्यू रुपीज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल बट इन ल्यू thereof I have furnished a stamp of the next lower value available and make up the deficiency by the use of one or more additional impressed stamps of the next lower value available required to make up the exact amount of the duty। तो ये फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के स्टैंप्स नहीं मिलते हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, तो वो किसी लोअर लेवल की, जैसे किसी को 10 रुपए का स्टाम्प डिनोमिनेशन का स्टाम्प लगाना है और उसको नहीं मिलता है तो वो 5 रुपए के 2 स्टाम्प लगा सकता है, लेकिन उसमें एक सर्टिफिकेट देना होगा कि ये इस प्रकार का सिंगल स्टैम्प का, इस वैल्यू का सिंगल स्टैम्प मेरे को नहीं मिला है, इसलिए इसके बदले में मैंने इससे नेक्स्ट लोअर वैल्यू के 2 स्टैम्प्स लगाए हैं और दोनों से पूरी स्टाम्प ड्यूटी का अमाउंट है वो मैंने पे कर दिया है। दैट्स द सर्टिफिकेट, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट इसको बताया गया है। 31 जो रूल है उसमें ये डिटेल में समझाया गया है। थैंक यू वेरी मच। आगे हम बाद में पढ़ेंगे। रूल 31 तक हम पढ़ चुके हैं और लगभग हम इसके चौथाई हिस्से तक कंप्लीट कर चुके हैं।